हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके हाफ लाइफ के बारे में, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के थ्रू। अच्छा, पहले समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। आर इज रिएक्टेंट। अगर इसको मैं रेट को लिखता हूं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से आप क्या लिखेंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, खुद ही दे दिया है। कैसा रिएक्शन है यार ये, बिल्कुल जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब सिंपल में क्या होता है, दैट इज द रिएक्टेंट का पावर रेट लॉ एक्सप्रेशन में जीरो होगा। टेक केयर, हियर रेट इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर जीरो। इसका मतलब क्या है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सी रिएक्शन में, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सी रिएक्शन है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, एक बात और है, रेट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दैट इज क्या माइनस डी आर अपान डी टी, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। तो देखिएगा, या आपको क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में मर्ज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बताइए तो। यस, आप इसके हिसाब से लिख दीजिए, क्या लिखेंगे बोलिए, माइनस डी आर अपान डी टी। इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसमें डेल्टा लगा दें तो ये बन जाता है दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट इज इक्वल टू ये भी हो सकता है, रेट इज इक्वल टू ये भी हो सकता है, तो मैं इसके इक्वल टू ये भी हो सकता है। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, यस के और आर टू द पावर जीरो। एक बात और है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, किसी भी नंबर का पावर जीरो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि माइनस डी आर अपान डी टी, और के आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, के, है ना सर। आर क्या है, आर नॉट बिकम वन। के क्या है, रेट कांस्टेंट है। एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर रेट कांस्टेंट इज रिटन इन के इज आल्सो यूज्ड इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वहाँ पर कैपिटल के यूज करते हैं और यहाँ पर स्मॉल के यूज करते हैं, ध्यान रखना है। आप यहाँ पर कैपिटल के ना लगाएं, रेट कांस्टेंट ये स्मॉल के होता है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा, है ना। और अच्छा, आगे चलते हैं। थोड़ा इसको मैं रीअरेंज करने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन, क्या माइनस डी आर, तो यहाँ क्या लिखता हूँ, माइनस डी आर। देखिएगा, आर क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और माइनस डी टी है अपान के है। डी टी को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए तो के डी टी हो जाए, नेगेटिव का दोनों साइड में नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा सर, इक्वेशन डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। एक बात ध्यान से देखेंगे, आर क्या है सर, आर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। और डी टी क्या है, चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम। डी आर क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। क्या है भाई, स्मॉल लेटर का है ये, इट इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट। चलिए, यहाँ पर ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के हिसाब से लिखा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशियल को कैंसिल करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या कर लेते हैं, यस, इंटीग्रेटिंग क्या, बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस डी आर, और इज इक्वल टू, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो आप उसको बाहर रख लें, के को बाहर रख लेते हैं और यहाँ से मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, दैट इज डी टी। यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी तक के लिए है, यहाँ पर ये लिमिट है, ये है। यहाँ पर आर इज इक्वल टू नॉट, आर नॉट से आर के लिए है, यहाँ पर लिमिट है। अच्छा चलिए ठीक है। अब एक खास चीज देखिएगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी है, किसी इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा सर, बिल्कुल आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, माइनस के टी बचेगा, डी कैंसिल हो जाएगा, के टी बचेगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे आई। आई क्या है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब कभी इंटीग्रेशन को यूज करते हैं तो वहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं, सी भी लगा सकते हैं कांस्टेंट में, यहाँ पर आई भी लगा सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अच्छा, एक बात देखिएगा, एट टाइम मुझे इस आई को हटाना है, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस आई। इस आई को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एट टाइम, देखिएगा एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं रिएक्शन को शुरू किया हूँ उस समय पर
क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या रहेगा बताओ तो, उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब रिएक्शन शुरू हुआ था उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रहा होगा, बिल्कुल दैट इज कॉल्ड द R नॉट। यहाँ पर लिख लीजिएगा R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और R नॉट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियली व्हेन द t इज इक्वल टू 0 था। अच्छा, तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ r इन दिस वन, तो क्या हो जाएगा, r की जगह क्या रहेगा बताओ, जब टाइम 0 रहेगा तो r की जगह क्या रहेगा, r नॉट रहेगा। अच्छा, माइनस के रहेगा, t की जगह क्या लिखेंगे, अरे t की जगह तो 0 हो जाएगा, प्लस i। देखिएगा ये पूरा क्वांटिटी तो 0 हो गया, k इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस i। इसका मतलब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, यस R नॉट इज इक्वल टू आई हो गया, कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अच्छा, मुझे i को हटाने का ऑप्शन मिल गया, क्या मिल गया, क्या मैं लिख सकता हूँ बताइए। अब नया इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रख लेता हूँ, क्या करता हूँ देखिए तो, अब इस इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ R नॉट इन द इक्वेशन नंबर 1, तो मैं क्या लिखूंगा बताइए तो, यस R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या लिख सकते हैं, यस आई की जगह लिख लेते हैं R नॉट। हमें आसान हो जाएगा, R नॉट लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी रहेगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए आसान हो गया। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किसके लिए है सर ये, बिल्कुल इट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर इसका मतलब क्या है, R क्या है, R इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अच्छा, मुझे इस इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इतना हम दिमाग क्यों लगाएं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए एक ऐसा लाइन रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, आप यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ करते हैं और उस स्लोप के हिसाब से क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं, है ना। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ लाइन खींचना इट इज़ डिफ़िकल्ट, एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस रेट निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हम एक पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को यूज़ करके क्या फ़ायदा है, यस एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लीजिए कोई रिएक्शन शुरू हुई है 9 o'clock से और वो रिएक्शन फिनिश होती है 9:30 पर ख़त्म होती है, आधे घंटे लगते हैं। आपसे कोई पूछे कि 15th मिनट में या 10th मिनट में व्हाट वाज द रेट ऑफ रिएक्शन, टी में वैल्यू रखा आपने, इनिशियल कंसंट्रेशन ये हुआ, और कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या है रिएक्टेंट का वो पता लगा लिया, और हमें इजीली वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का इंपॉर्टेंट, कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी घर से लेकर चले, 6 o'clock गाड़ी घर से लेकर चले और 6:30 पर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, आपसे कोई पूछे कि आधे घंटे में 6:05 पर आपके गाड़ी का स्पीड का जो कांटा था, जो स्पीडोमीटर था, कितना दिखा रहा था, तो आप क्या बताएंगे, बिल्कुल 40 पर रहा होगा, 30 पर या 50 पर कहीं भी रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यस यहाँ पर t की वैल्यू कुछ भी दी हो, किसी रिएक्शन को ख़त्म होने में मान लीजिए जितने भी टाइम लगे, उसके पर्टिकुलर टाइम पर क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन रहे वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, R का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर RT भी लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, K इज रेट कांस्टेंट, ओके, T इज इक्वल टू टाइम, किस टाइम पर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और R नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके हिसाब से आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R एट टाइम t इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ के टी, और क्या लिखा था भाई, प्लस R नॉट। आप प्लस R नॉट को पहले भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, इसी को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। अब एक मजे की बात देखिएगा, इस इक्वेशन को आप अगर एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, बस सिंपल सा। क्या है सर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, समझने की कोशिश करिए। देखिएगा, ये मैंने लिया y एक्सिस और ये ले लिया x एक्सिस। चलिए, तो y और ये x है, y के इस रिएक्शन को इससे कंपेयर कर लेते हैं, इस रिएक्शन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इससे कंपेयर कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, r y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस पर है हमारा r मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कब, एट टाइम t, यस। अच्छा, और x एक्सिस पर क्या ले लेते हैं, देखिए x एक्सिस पर t ले लेते हैं, x एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं, दैट इज
ये टाइम है, पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अच्छा, और m क्या है सर? m इज द स्लोप। लेकिन m कैसा है? m इज स्लोप। m क्या है सर? m इज स्लोप। लेकिन स्लोप कैसा है? यहाँ पर निगेटिव साइन लगा हुआ है तो स्लोप निगेटिव होगा। और c क्या है? c का मतलब इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है, तो यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ, लगभग ये आएगा आंसर। कहने का मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ सर? गैस। यहाँ पर इसी को हम लोग क्या मानेंगे? r नॉट मानेंगे। तो चलिए ठीक है, r नॉट क्या है? c है। तो देखिएगा, अगर ऐसा कभी ग्राफ आता है रिएक्टेंट और टाइम के कॉन्सेप्ट में, अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हमें पक्का है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और एक बात है यहाँ पर, स्लोप क्या है सर? स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? निगेटिव के। टेक केयर, स्लोप क्या लिखिएगा? निगेटिव के। आप यहाँ पर के की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्लोप है, स्लोप निगेटिव है ना, या के इज इक्वल टू क्या है? निगेटिव है। अच्छा, एक बात और है, ये निगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? दैट इज डाउनवर्ड। अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो अपवर्ड जाता। तो टेक केयर, यहाँ से हमें क्या मिलता है? ये आर नॉट की वैल्यू है, ये आर है। चलिए ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए इसको आप ध्यान रखें, कई बार डायरेक्ट ग्राफ ही क्वेश्चन में दे दिया करता है और आपसे पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब कभी रिएक्टेंट और टाइम के हिसाब से कोई ग्राफ ड्रॉ किया हो और वो ग्राफ डाउनवर्ड हो रहा हो, निगेटिव स्लोप होता हो, ऐसे ग्राफ हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ डायरेक्ट एग्जांपल भी आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे एग्जांपल? कि r इज इक्वल टू माइनस के टी आर नॉट। आपको ये वैल्यू दे देगा, ये पूछेगा और टाइम पूछ लेगा आपसे कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतना था, है ना, और r उसका एट टाइम इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन उसका इतना हो गया है, तो बताइए कि उसका टाइम कितना लगेगा कंसंट्रेशन में, है ना। ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आया करते हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज हाफ लाइफ? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने क्या देखा कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। हमने ये भी समझा इसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बन जाता है। ये किसके लिए था? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। तो आप इसका रेट लॉ कैसे लिखा करते थे? आप रेट लॉ इक्वल टू लिखा करते थे, रेट इज इक्वल टू के और r टू द पावर जीरो लिखा करते थे। क्यों? ये रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है। एक मजे की बात देखिएगा, आप इसको कौन से रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यस दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपसे कहा जाए कि एक ग्राफ ड्रॉ करिए रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ भैया कि रेट है और यहाँ क्या लिख देता हूँ, यहाँ हम लोगों ने लिख दिया कंसंट्रेशन। तो आप देखिएगा क्या है कि रेट है और कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर उसके रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएक्टेंट का। अगर ये ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल ये सीधा आएगा। सर क्यों? रेट में कोई फर्क, यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या है? ये वाई एक्सिस पर रेट है, तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा होगा, है ना। लेकिन द रेट इज, अगर ऐसा ग्राफ कहीं मिलता है रेट और कंसंट्रेशन का, तो समझिएगा किसको शो करता है सर? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए शो करता है, ये ध्यान रखें। ये भी एक ग्राफ आप शो कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम बात करने वाले हैं इसके हाफ लाइफ को। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, एक लाइन समझने की कोशिश करेंगे। द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर आर नॉट होगा, आर नॉट होना चाहिए, यस। द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज टू इट्स हाफ, मतलब जितना पहले रहे उसका आधा हो जाए। चलिए, तो हाफ लाइफ रिएक्शन समझने से पहले इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। माइनस के टी है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा स्मॉल लेटर का के टी हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ केवल बचेगा पॉजिटिव आर नॉट। यहाँ पर पॉजिटिव आर है, आर एट टाइम टी, तो इसको उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी हो गया। इसको थोड़ा मैं और अरेंज करता हूँ, तो बोलो क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए, आर नॉट माइनस आर अपान टी हो जाएगा। अच्छा, ये एक इक्वेशन है जो हम रेट कांस्टेंट निकालने के भी काम आ सकता है। अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हो, आर दिया हो, टी, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब समझने की कोशिश करते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है? दैट इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू इट्स हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। समझिए, जैसे इसका मतलब ये हो जाएगा कि एट कब? एट टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ।
हाफ लाइफ को इससे शो किया जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या सर, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसा है, हाफ लाइफ जैसे किसी रिएक्शन का 10 मिनट आया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि फुल लाइफ उस पूरे रिएक्शन को होने में 20 मिनट लगेगा, ये नहीं है ऐसा, है ना। समझिएगा, हाफ लाइफ का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसका आधा हो जाए। अगर आपने 10 मोलर लिया है तो 5 मोलर हो जाए। तो ऐसा देखा गया है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है तो शुरू में रिएक्शन तेज़ी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो हाफ लाइफ क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू इट्स हाफ एट टाइम t इक्वल टू टी हाफ मैंने लिया है। तब क्या होगा, देन r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसमें r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जब टाइम t हाफ होगा तब r की वैल्यू क्या होगी बोलो यार, तब उसमें r रहेगा r0/2। क्यों सर, क्योंकि t हाफ जब लेंगे आप टाइम को आधा कर देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल तो r0 वही रहेगा, लेकिन जो r होगा एट टाइम t पर जो कंसंट्रेशन रहेगा वो हाफ हो जाएगा, तो r इक्वल टू r0/t हो गया। अच्छा, इसी चीज को मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ, तो k इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, यस r, बोलिए क्या हो जाएगा, r0। r की जगह क्या लिख देंगे सर, r की जगह लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसको मैं लिख देता हूँ r0/2। अच्छा, और अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पर t हाफ हो जाएगा। कब होगा ऐसा, जब टाइम t हाफ होगा। इसको मैं और थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो बोलिए क्या हो जाएगा, देखिए एक r0 है, यहाँ भी r0 है, दोनों में से r0 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। बोलिए क्या बचेगा सर, 1 - 1/2 अपान क्या बचेगा सर, बोलिए t हाफ बचेगा। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, 1 - हाफ इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए तो यस ये बचेगा r0 और इंटू में क्या बचा हमारे पास, यस ये बचा हमारे पास 1/2 इंटू क्या बचा सर, t हाफ। इसी को कहा जाता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आगे क्या लिखूंगा, यस कि k इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा सर, रीअरेंज करके बताइए तो r0/2 t हाफ। अच्छा, ये k की वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला मिल गया। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, क्या लिखूंगा बताइए तो, बिल्कुल क्या हो जाएगा, यस t हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, यस बताइए, यस r0/2k। अच्छा, इस इक्वेशन से मुझे एक नया चीज मिल रहा है क्या, कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को टी हाफ निकालने के लिए कॉन्सेप्ट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको रेट कांस्टेंट दे देता है और r0 की वैल्यू देता है। जैसे क्वेश्चन दिया कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2.0 × 10⁻², एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन 5 मोल पर लीटर। तो व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, मतलब 5 मोलर से 2.5 मोल होने में कितना टाइम लग जाएगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो जीरो ऑर्डर को ही फॉलो करती हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। खासकर हेट्रोजीनियस माने क्या होता है, ऐसी रिएक्शन आप समझिए जैसे आपने लिखा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। ये हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, देखिएगा प्लेटिनम के सरफेस पर इसको हीट किया जाता है तो N2 और H2 बन जाता है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, थोड़ा इसको बैलेंस कर लेंगे आप। देखिएगा ये कैसी रिएक्शन है सर, ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर ये गैस के फॉर्म में है और ये सॉलिड के फॉर्म में है। जब कोई कैटलिस्ट और किसी रिएक्टेंट का स्टेट अलग अलग होता है तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहा जाता है। सरफेस केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो क्या है स्टूडेंट्स, ये हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। आप एक दो एग्जांपल हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल नहीं है इसके, आप इसको ध्यान रखेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, AU के सरफेस पर अगर इसको थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है H2 और I2 बन जाता है। ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बॉडी में जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है वो ज़्यादातर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन को आप देखते हैं, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं लगाना है आपको इसके लिए कुछ नियम नहीं लगाना है। अगर ऐसी रिएक्शन लिखा हुआ है तो बिना कुछ सोचे आप इसके रेट को बना देंगे। इसका रेट ला कैसे लिखेंगे, बिल्कुल रेट ला इसका लिखने के लिए k⁻n NH3 का पावर 0 लिख देंगे। फिर सुनिएगा, रेट इक्वल टू k × NH3 का पावर 0। क्यों सर, अरे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आप ऊपर नीचे वाले रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, बोलो यार, रेट इज इक्वल टू k × बोलिए
HI का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं। अच्छा ओके, चलिए ठीक है। तो इन सब रिएक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि दे फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए इनका आपको पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन निकालना है। इनमें से कोई भी चार, देखिए 1 2 3 4, इनमें से चार में से कोई भी 3 क्वांटिटीज दी हो तो आप फोर्थ वन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला इनको दोनों को अच्छे से, हालांकि आपको पता है तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्या बात किया, आज हमने बात किया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया। हम लोगों ने ये भी बात किया कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, किसके लिए। आज हमने केवल जीरो ऑर्डर के बारे में बात किया है। चलिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड इट्स हाफ लाइफ एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।